आप देख रहे हैं अतुल्य राजस्थान, राज और समाज की खरी आवाज। नमस्कार, मैं दिव्यांशी, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन आंकड़ों शहरी हलचल में। करौली पुलिस ने सोमवार को हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के मुख्य सरगना व 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। गिरोह में शामिल महिलाओं ने पुलिस पूछताछ में बताया कि कोरोना संकट के चलते कोई काम नहीं मिलने और हाई प्रोफाइल जिंदगी जीने तथा महंगे शौक पूरे करने के लिए हनी ट्रैप षड्यंत्र में पैसे वाले लोगों को फंसाकर रुपए कमाने की बात स्वीकार की। वहीं पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा हनी ट्रैप मामले का खुलासा करते हुए बताया कि करौली कोतवाली पुलिस जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही कर हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के मुख्य सरगना प्रकाश मीना पुत्र कजोडया मीना निवासी गिरई थाना सपोटरा, रमूलाल पुत्र मूलाराम मीणा निवासी नांगल सुल्तानपुर थाना बालाघाट जिला करौली साथ ही गिरोह में शामिल 2 महिलाओं को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 11 जुलाई को पुलिस थाना कोतवाली पर एक परिवादी द्वारा आरोपी प्रकाश मीणा, रमू मीणा तथा 2 महिलाओं द्वारा हनी ट्रैप के मामले में फंसाकर वीडियो वायरल करने और बलात्कार का प्रकरण दर्ज कराने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की मांग करने का प्रकरण दर्ज करवाया। थाना कोतवाली में एक परिवादी द्वारा एक शिकायत पेश की गई कि एक गिरोह द्वारा झांसे में लेकर उसे हनी ट्रैप किया गया है। वीडियो बनाकर वीडियो को वायरल करने की धमकी दी गई और उसकी एवज में, वायरल न करने की एवज में 10 लाख रुपए की मांग की गई। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली की टीम, ट्रैफिक इंचार्ज और डीएसटी टीम, तीनों की संयुक्त टीम द्वारा ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें मौके पर 4 आरोपी, जिसमें कि 2 पुरुष हैं, जिसमें गिरोह का सरगना प्रकाश मीना और एक अन्य व्यक्ति रम्मू लाल, इन दोनों को और 2 महिलाओं को मौके से दस्तयाब किया गया और इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। धारा 420, 384, 388 और 389 IPC 120B। टीम द्वारा इसमें जो प्रयास किए गए, 10 लाख रुपए की राशि की डिमांड परिवादी से इस गैंग द्वारा की गई थी और पूर्व में भी ये गैंग जो है इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। शहर में अन्य 2-3 लोगों से इस प्रकार की घटनाएं कारित करना सामने आया है। प्रथम दृष्टया पूछताछ में विस्तृत अनुसंधान भी जारी है। प्रथम दृष्टया जो पूछताछ गैंग के सदस्यों से की गई है, उसमें यह सामने आया है कि अपने लाइफस्टाइल अच्छी बनाने के लिए और महंगे शौक पूरे करने के लिए इन्होंने इस प्रकार की योजना बनाई और लोगों को ठगने के लिए हनी ट्रैप करके और पैसे उनसे हड़पने के लिए इस प्रकार की योजना को अंजाम दिया गया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर भाजपा द्वारा कलेक्ट्रेट के समक्ष दलित अत्याचार के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी जिला मुख्यालय के महावीर पार्क पर एकत्रित हुए तथा जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने राज्य सरकार के विरोध में हल्ला बोलते हुए जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष भरत लाल मथुरिया ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में दलितों तथा आम लोगों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश सरकार असंवेदनशील बनी हुई है। भाजपा पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अनियमितता लचर हो गई जी। SC/ST वर्ग पर भी आपराधिक तत्वों ने और एक तरह से अत्याचार करना शुरू कर दिया है। पाले में केवल हवसड़ी कि मुझे वायरल करना है, मेरे लोग डरे इसलिए वीडियो बना रहा है और आदमी मार रहा है। मतलब कितना बड़ा दुस्साहसी अपराधी हो गया। इस ढंग के दुस्साहसी को रोके और इमीडिएट एक्शन ले और गैलरी जी खुद है ना थोड़ा सा समय निकाले, केवल बंद काम नहीं करे कि घर में बैठे से काम चल रहा है। यही आज हमको कहना था और क्या बदलेंगे हम लोग। प्रदेश में दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा एक मामला अजीतगढ़ थाना इलाके में सामने आया, जहां शौच करने गई युवती का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इस संबंध में पीड़िता ने 2 जनों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया है। वहीं डीएसपी गिरधारी लाल शर्मा ने बताया कि दर्ज रिपोर्ट में बताया गया है कि पीड़िता अपने घर से शौच के लिए गई थी। रास्ते में ग्यार सी लाल व अशोक कुमार उसे जबरन बाइक पर बिठाकर सुनसान इलाके में बने कमरे में ले गए
और ग्यारसी लाल ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान अशोक कुमार कमरे के बाहर निगरानी करता रहा। आरोपियों ने युवती का अश्लील वीडियो बनाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दो व्यक्तियों द्वारा बाइक पे बैठा कर उसे सुनसान जगह ले जा करके उसके साथ बलात्कार किया गया है। उसके कुछ अश्लील वीडियो भी बनाए। इस तरह के तथ्य सामने आए हैं जिसमें साक्ष्य संकलित किया जा रहा है। एफएसएल टीम को भी बुलाया है और अभी उसमें अनुसंधान चल रहा है। शीघ्र ही अग्रिम कार्रवाई की जा करके और मुलजिमान के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या आरोपियों को पकड़ा गया? आरोपियों को शीघ्र ही पकड़ा जाएगा। अभी साक्ष्य संकलित किए हैं और उसके बाद में ही आरोपियों को पकड़ेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा 2018 में कृषि प्राध्यापक पद के लिए 370 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसमें योग्यता एमएससी व बीएड थी, जिसका परिणाम 28 जुलाई 2020 को निकाल प्रथम दस्तावेज जांच 8 व 9 सितंबर 2020 व अंतिम दस्तावेज जांच 22 मार्च 2021 को कर दिया था। परंतु 4 माह व्यतीत होने के बावजूद आज तक आरपीएससी के द्वारा अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया गया, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही, जिस कारण हजारों छात्रों की पढ़ाई बाधित होने के साथ सैकड़ों बेरोजगार भी अवसाद के शिकार हो रहे हैं। कृषि व्याख्याधी भर्ती के अभ्यर्थी बार बार कभी आरपीएससी, कभी सचिवालय, कभी बीकानेर निदेशालय के चक्कर लगाकर परेशान हो गए हैं। वहीं आरपीएससी के द्वारा बार बार अभ्यर्थियों को रिजल्ट के नाम पर गुमराह किया जाता है। मार्च से अब तक कई बार कृषि व्याख्या भर्ती का प्रतिनिधि मंडल आरपीएससी सचिव शुभम चौधरी, संयुक्त सचिव नीतू यादव आदि सभी अधिकारियों से मिल चुके हैं। हर बार अगले सप्ताह रिजल्ट निकलवाने का आश्वासन देकर अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा है। लगभग 4 महीने से यही खेल जारी है, लेकिन अभ्यर्थियों के हाथों सिर्फ निराशा ही लगी है। दूसरी तरफ प्रथम परिणाम में चयनित होने से घर परिवार, रिश्तेदार सभी की नजरों में चयनित होकर भी बेरोजगार ही है। सब पूछते हैं कि 18 विषयों को तो नियुक्ति मिल गई, तुम्हें कब मिलेगी? इस तरीके से मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। हम कृषि व्याख्याता 2018 भर्ती से संबंधित विद्यार्थी हैं, जो आज अजमेर में एक धरने के रूप में आए थे, लेकिन हमारे को परमिशन नहीं मिल पाई है प्रशासन की वजह से। और आरपीएससी की कुछ गलतियों के कारण आज हम इतने मानसिक और आर्थिक तनाव से गुजर रहे हैं कि हमारे 4 महीने हमारे जो साथ के जो बंदे थे 18 विषय उनको नियुक्ति मिल चुकी है, लेकिन हम आज भी आरपीएससी के बार बार कभी शिक्षा मंत्री के पास में तो कभी सचिवालय सभी के आसपास में चक्कर काट के परेशान हो चुके हैं। एक तरफ केंद्र सरकार जो किसानों की आय दुगनी करने की बात करती है, वहीं पर हम किसान के बेटे हैं, तो हम आर्थिक और मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे पास अत्याचार कर रही है गवर्नमेंट भी हमारे साथ, आरपीएस भी हमारे साथ निंदनीय व्यवहार कर रही है। हम बार बार थक चुके हैं कि बार बार चक्कर लगा के हम बहुत परेशान हो चुके हैं। इसलिए आरपीएससी और सरकार से हमारा यही निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारा अंतिम परिणाम जारी करके हमें तुरंत नियुक्ति दी जाए, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन धरना अब आरपीएससी के सामने देंगे, चाहे हमारे को कुछ भी करना पड़े। धन्यवाद। मेरा नाम पीएम यादव फ्रॉम जयपुर। जी सर। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं हमारे कृषि व्याख्याता 2018 का जो अंतिम परिणाम है वो निकलवाने के लिए। हम बार बार आरपीएससी से कई बार हमने ज्ञापन दिया। हमारा 2018 में हमारी वैकेंसी निकली थी, उसके बाद में अंतिम परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ, जबकि 18 विषयों का जो सब्जेक्ट जो था विषयों का उनका परिणाम जारी करके उनको ज्वाइनिंग दिला दी गई है। उनको 4 महीने हो चुके हैं ज्वाइनिंग किए हुए, लेकिन इससे पहले हमने कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। उनसे यही आश्वासन मिलता है कि इस वीक आ जाएगा, इस वीक आ जाएगा। और हम यही नहीं, हम बीकानेर निदेशालय भी गए और सेक्रेटरीट जो सचिवालय है जयपुर में वहाँ पर भी गए और यहाँ पर भी कई बार आ चुके हैं। सभी से यही आश्वासन मिलता है कि आपका रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, प्रोसेस में है और इसी वीक आ जाएगा। लेकिन ऐसे करते करते हमारे 3 महीने निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा अंतिम परिणाम है वो जारी नहीं हुआ। तो हम आरपीएससी से यही चाह रहे हैं कि हमारा जो अंतिम परिणाम कृषि व्याख्याता वाला है वो शीघ्र जारी करके हमें जो नियुक्ति है वो मिल सके। और हमें इस ज्वाइनिंग के चक्कर में हमें नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, इसके चक्कर में हम आर्थिक और मानसिक दोनों तनाव से गुजर रहे हैं। तो हम आरपीएससी से यही हम आशा करते हैं कि हमारा कृषि व्याख्याता रिजल्ट इसी वीक, आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आप क्या? अगर इस वीक में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम फिर अनिश्चित दिन कल के धारणा स्टार्ट करेंगे। फिर हम आपका नाम? मेरा नाम
झालावाड़ जिले के मिश्रौली थाना क्षेत्र में अवैध गांजे के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस के डर से भागने से एक व्यक्ति मेहरबान सिंह की कांठल नदी में गिरने से मौत हो गई। मृतक के भाई ने बताया कि शनिवार को आमलिया भैरूजी महाराज के यहां धार्मिक आयोजन होने से भोजन का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान पुलिस उप अधीक्षक गोपी चंद्र मीणा व मिश्रौली थानाधिकारी कोमल प्रसाद मय जाब्ते के आरोपी को पकड़ने पहुंची। आरोपी को पकड़ने के बाद पुलिस ने वहां मौजूद अन्य लोगों के साथ मारपीट की। इसी दौरान भागते हुए एक युवक मेहरबान सिंह निवासी दंताखेड़ा नदी में गिर गया और उसकी मौत हो गई। वहीं मेहरबान सिंह को ग्रामीणों ने नदी में ढूंढने का प्रयास किया। इस दौरान कांठल नदी से मेहरबान सिंह का शव मिला। इस पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और मेहरबान सिंह के शव को लेकर पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाकर दोषी पुलिस कर्मियों व पुलिस उप अधीक्षक गोपी चंद्र मीणा व थानाधिकारी कोमल प्रसाद मीणा को सस्पेंड करने की मांग को लेकर रोड जाम लगा दी। मिश्रौली थाना क्षेत्र के दाता का खेड़ा ग्राम के जो मेहरबान सिंह उसकी मौत को लेकर के परिवारजनों का रोष था, तो जिसमें श्रीमान एसपी महोदय की तरफ से यहाँ पर्याप्त जाब्ता लगाया गया था। परिवारजनों से सहमति बन गई। बॉडी का जो है पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और उसका अंतिम संस्कार कराया जाएगा। कितने थानों या कितने सर्कल का यहाँ पुलिस जाब्ता लगा हुआ है? यहाँ पे गंगधार सर्किल, भवानी मंडी सर्किल और पिड़ावा सर्किल, 3 सर्किलों का पुलिस जाब्ता। सर, जैसा कि ग्रामीण जो है यहाँ के दाताखेड़ा के, वो पूरी तरह पुलिस पर सवाल निशान खड़े कर रहे हैं कि पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लोगों को मारा, जिसकी वजह से मेहरबान सिंह की मौत हो गई। पुलिस इन्होंने रिपोर्ट जो है दे दी है। उस रिपोर्ट के संबंध में उच्च अधिकारियों के निर्देशन से जाँच हो जाएगी। जैसी जाँच होगी उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई। आपका नाम बताओ पहले। गोविंद सिंह परियार, दाताखेड़ा। क्या घटनाक्रम हुआ 10 तारीख को? 10 तारीख को वहाँ आमलेखेड़ा सगस महाराज के वहाँ पर पार्टी थी। वहाँ पर ये सभी रिश्तेदार गए थे, उसमें मेरा भाई भी गया था मेहरबान से। तो वहाँ पर कोई एक वांटेड को पकड़ने गए होंगे, तो वही उन पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया था। उसको पकड़ के गाड़ी में बिठा लिया। उसके बाद में जो वहाँ खाना खा रहे थे लोगों को दौड़ा के मारा है। किस वजह से मारा? क्या बोल के मारा कि भाई क्यों मार रहे हैं? बस मारा उनने। मुझे गोपीचंद जी मीणा कहते हैं और अलग गाली गलौज भी करी उनने और उस प्रकार से मारा। और जो जिनको मारा वो भी यहीं खड़े हैं। करीब कितने जने थे? मेरा भाई भी दौड़ के वहाँ चारों तरफ पानी भरा हुआ डैम का, पीछे उसको मारा। उसको लगने के कारण वो वहाँ गिर गया, तो गिरने के कारण उसकी डेथ होगी। तो आज वो डेथ मिली है। सभी जो वहाँ जो मिश्रौली थाना के अधिकारी भी थे मेरे साथ, हम सब ने वहाँ पर वो जो रेस्क्यू टीम है उसकी वो आए थे, उनके सामने डेड बॉडी की। वो 3 दिन पहले चाहता हूँ कि भाई इनको सस्पेंड किया जाए। वो 3 दिन पहले गिरे थे और डेड बॉडी आज मिली है। इस बीच में रिपोर्ट करी थाने में। तो क्या बोला थाना अधिकारी ने? क्या बोला था आपको? कि हम कर रहे जांच। रिपोर्ट पहले तो लिखिन रहे थे, लिखने में आनाकानी करी। जो मृतक है, मृतक पे कोई आरोप दर्ज है क्या? नहीं, तो मुकदमा दर्ज है? मुझे तो पता नहीं। थाने में मुकदमा दर्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, या कुछ भी नहीं। तो ये बताया जा रहा है कि ये भी वांटेड है। और जिस वांटेड को उन्होंने उठाया था उसका कोई रिकॉर्ड में है क्या भी नाम? 3 दिन से आदमी को उठा रखा था, वो कहीं है क्या भी थाने में? थाने में तो है, लेकिन रिपोर्ट मतलब गिरफ्तारी नहीं हुई उसकी? नहीं, थाने में तो है ना। गिरफ्तारी में नाम आ गया उसका? नहीं, उसके साथ तो कम से कम 7-8-9 जनों को पकड़ के लाए थे। अच्छा भाई, 9 जनों को पकड़ के लाए थे। 9 जने वहाँ के रिश्तेदार थे, अपने डाल के खाना खा रहे थे, उनको पकड़ के लाए। अब आगे आप क्या चाहते हो? जिस तरह से आगे मैं यही चाहता हूँ कि मेरे भाई की डेथ होगी। जो भी भाई अधिकारी तो आपके सामने कि डिप्टी साहब ने उनको मारा और उस कारण ये नदी में गिरा। तो आरोप तो आप पत्रकारों को भी याद है कि साफ दिख रहा है, सभी को, पब्लिक को दिख रहा है कि भाई किस कारण से हुआ। आपने मामला दर्ज कराया क्या? चाहता हूँ, मैंने मामला दर्ज कराया अभी हाल। आश्वासन क्या मांगे हैं आपकी? आश्वासन क्या? मैडम से, मेरी एसपी मैडम से बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं निष्पक्ष जांच करके अधिकारी को सस्पेंड करने का आश्वासन दिया मैडम ने कि मैं हटा दूंगी या सस्पेंड कर दूंगी। जांच करा दी मैडम। और मेरा ये एसपी मैम से निवेदन है कि भाई वो जिले के सोजत रोड थाना क्षेत्र के बोरनाड़ी गांव में 21 दिन पूर्व हुए कुएं की मरम्मत के दौरान मिट्टी ढहने से 180 फुट गहरे कुएं में दबे बाल मजदूर नरेंद्र का शव निकालने में पुलिस व प्रशासन को सफलता मिली। देर रात रेस्क्यू के दौरान करीबन 12 बजे के आसपास रेस्क्यू कर रहे सेना के जवान व लोगों को मलबे के नीचे दबे नरेंद्र का शव दिखाई दिया, जिस पर प्रशासन ने राहत की सांस ली। हालांकि 21 दिन तक पानी के मलबे में रहने की वजह से नरेंद्र का शव पूरी तरह से गल गया था, जिसे निकालने में रेस्क्यू टीम को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन देर रात रेस्क्यू टीम ने नरेंद्र के शव को कुएं से बाहर निकाल दिया। वहीं आज सवेरे नरेंद्र के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को नरेंद्र के परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। गौरतलब है कि 21 दिन पूर्व सोजत रोड थाना क्षेत्र के बोरनाड़ी गाँव में नरेंद्र व उसका एक सहयोगी मरम्मत का कार्य कर रहा था।
इसी दौरान कुएं की मिट्टी ढहने की वजह से नरेंद्र व उसका सहयोगी कुएं में गिर गए, लेकिन नरेंद्र के साथ काम करने वाले श्रमिक के हाथ में लोहे का पाइप आ गया, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं नरेंद्र 180 फीट गहरे कुएं में गिर गया। उसके ऊपर मिट्टी गिरने से वह कुएं में दब गया। सेना के सहयोग से करीब 21 दिन बाद शव निकालने में जिला प्रशासन की रेस्क्यू टीम को कामयाबी हाथ लगी। वहीं नरेंद्र के शव को निकालने के बाद उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि नरेंद्र के परिवार में 8 बहनों के बीच इकलौता भाई था। उसके कुएं में दबने से पूरा परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बहरोड में शराब के ठेके से परेशान उपखंड क्षेत्र के खेड़की गांव की महिलाएं आक्रोशित मूड में शराब ठेके पर पहुंच गई और ठेके पर मौजूद सेल्समैन को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि 5 दिन में यहां से ठेका हटा लेना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। वहीं महिलाओं ने बताया कि कुछ दिन पहले खेड़की गांव के आम के रास्ते पास एक खेत में शराब का ठेका खोला गया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इस शराब के ठेके पर सुबह से शाम तक शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। शराब खेतों में पेड़ों की छांव में बैठकर शराब पीते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते खेती कार्य के लिए बहन बेटियों और महिलाओं का खेतों में आना दूभर हो गया है। साथ ही इसी रास्ते से गांव की महिलाएं शेरपुर में स्थित राशन की दुकान से राशन लेने जाती हैं, जिनको शराबियों का भय बना रहता है, जिससे कभी कोई भी बड़ी अनहोनी होने की संभावना बनी रहती है। सरपंच मदन लाल आर्या ने बताया कि शेरपुर और खिड़की के बीच खिड़की बॉर्डर पर कुछ दिन पहले एक ठेका खोला गया, जिसका उसी समय से पुरजोर विरोध किया जा रहा है, जिसकी शिकायत थाना अधिकारी विनोद सांखला को दी गई। थाना अधिकारी ने इसे लीगल बताया और कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैंने और शेरपुर सरपंच अभय सिंह ने बहरोड एसडीएम को इसकी शिकायत दी, जिस एसडीएम ने 2 दिन में कार्यवाही करने की बात कही, लेकिन उसी दिन विधायक और एसडीएम के बीच विवाद पनप गया, जिससे समस्या का समाधान नहीं हो सका। मजबूरन परेशान होकर ग्रामीण महिलाएं ठेके को बंद करवाने पहुंच गयी। इन्होंने कहा कि अगर ठेका बंद नहीं हुआ तो 6-7 दिन पूरा गांव एकत्रित होकर आएगा। उस समय कोई भी बड़ी घटना घट सकती है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सरपंच ग्राम पंचायत खरखड़ा, अभी कुछ दिन पहले एक इशू था कि शेरपुर और खेड़की के जो सीमा अंकन है उसके बीच में एक तसिंग दारू शराब के ठेकेदार ने और यहाँ खेड़की की सीमा में एक ठेका खोला हुआ है, जिसका पुरजोर विरोध शुरू से ही हो गया था और गांव की औरतों ने विरोध किया था और गांव के लोगों ने विरोध किया था। लेकिन फिर भी इन लोगों ने ये कह करके कि भाई ये लीगल है, ऐसा कर करके जब लीगल की बात मेरे सामने आई तो मैं SHO श्री विनोद सांखला के पास पर्सनल जाके मिला हूँ और उनसे ये बात भी शेयर की कि साहब ये पहले एक ठेका खुला था उसको आपने बंद करवा दिया, इसको और बंद करवाइए, वो तो खेड़की के लोग हैं, उनको बर्बाद करने वाली बात है। फिर एक बात तो पहली बात तो ये है कि यहाँ से जो रास्ता है वो शेरपुर जाता है, जहाँ से ये गेहूँ मिलते हैं लोगों को, वहाँ रास्ता है। औरतें लड़कियाँ सब तरह का मामला है और ये खेत है यहाँ पर जमींदारों की लड़कियाँ और जमींदारों की औरतें हैं, ये यहाँ काम करती हैं। यहाँ कोई भी कभी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन जब मैं जोश खरोश के साथ उनके साथ गया था, लेकिन जब ये मुझे पता लगा कि लीगल है, SHO साहब ने बताया, फिर हमने और अभय सिंह सरपंच जो कि सामने सीमा है हमारी, इन्हें मिल कर के हमने दोनों ने SDM साहब से रिक्वेस्ट की और एप्लीकेशन भी लगाई, जिस पर SDM साहब ने कहा कि 2 दिन में आपको इसका क्या है ये इसका जांच करवा कर आपके सामने पेश कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि अगले ही दिन SDM साहब की और MLA साहब की इन्हीं बातों पे करेक्शन हो गया, जिसमें ये एक रुकावट से आ गई, कुछ भी नहीं हो उसका। आज मेरे गांव की औरतों ने 150 औरतें जो इकट्ठी हैं इस ठेकों को बंद करवाने के लिए आई हुई हैं और ये किसी भी रूप में कोई भी रूप ले सकती हैं। ये कह रही है चाहे हमें लड़ना पड़े बढ़ना पड़े, हम इस ठेकों को खत्म कर दें। तो अब बार दिन ठेकेदारों को चेतावनी देकर छोड़ दिया है और अब ये अगले 6-7 दिन में पूरा गाँव इकट्ठा होगा और इस ठेके पर कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। प्रशासन से इसमें चेते, खोलने की जगह ठेके खोले, ये कोई खोलने की जगह ये रास्ता है सामने, इधर से शेरपुर जा कर के लोग नाज लेके आते हैं उसका कार्ड वाला, राशन कार्ड वाला, और रात बिरात ये रास्ता बहता है, इधर कभी कोई घटना घटित हो सकती है। तो मैं इतना ही कहता हूँ इस प्रशासन से कि गांव वालों का और सरपंच का सहयोग करें और इस ठेकों को यहाँ से उखड़वाएं।
अखिल भारतीय खटीक समाज के प्रदेश अध्यक्ष एवं समाज सेवी हरजेश नारायणिया ने अपनी धर्मपत्नी के साथ 32वीं शादी की सालगिरह पर अनूठी पहल करते हुए समाज को एक नया संदेश दिया। ईद के दौरान उन्होंने जोतडावला गौशाला में गोवंश को चारा डाला व गुड़ खिलाया। वहीं परिसर में औषधि एवं फलदार पौधारोपण कर शादी की सालगिरह मनाई। वहीं पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष एवं समाज सेवी हरजेश नारायणिया ने पर्यावरण की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कोविड के समय पर्यावरण की रक्षा करने का महत्व बढ़ गया है। पर्यावरण को संतुलित कर मानव जीवन की रक्षा के लिए पौधारोपण आवश्यक है। विकास एवं पर्यावरण एक दूसरे के पूरक है। वर्तमान समय में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण पर्यावरण को अत्यधिक क्षति हो रही है, जिससे मानव जीवन पर संकट मंडराने लगा है। ऐसे में प्राकृतिक ऑक्सीजन देने वाले स्रावों का बढ़ावा होना जरूरी है। यदि हम चाहते हैं कि पर्यावरण हमारे अस्तित्व एवं जीवन की गुणवत्ता एवं स्वस्थ प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर हो, सुरक्षा के साथ सामंजस्य रखते हुए संतुलित विकास की ओर अग्रसर होने के लिए निस्वार्थ भाव से पौधारोपण का संकल्प लेने की आवश्यकता है। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अधिकाधिक पौधारोपण की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक फैसले में कहा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण अपने बच्चे को पराया नहीं बताना चाहिए। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने शिवसेना की एक महिला नेता की अयोग्यता को बरकरार रखा। उसके महाराष्ट्र के सोलापुर नगर निगम में पार्षद के रूप में चुनाव को 2 से अधिक बच्चे होने के कारण रद्द कर दिया गया। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने अनीता नागर द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ इसलिए कि आपका निर्वाचित होना चाहती हैं, इसलिए आपने अपने बच्चे को नकार दिया। अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए अस्वीकार न करें कि आप चुनाव जीत सकती हैं, एक राजनीतिक पद हासिल करना चाहती हैं। मगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि इसके पर्याप्त सबूत है कि नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख को मागर और उनके पति के 3 बच्चे थे, इसलिए सार्वजनिक कार्यालय चलाने के लिए राज्य सरकार के 2 बच्चों के नियम के तहत उन्हें अयोग्य करार दिया गया था। आमेर में आकाशीय बिजली गिरने की घटना से मौसम विभाग की भविष्यवाणी का कमजोर सिस्टम सवालों में है। विभाग का दावा है कि ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम यूनिफाइड मॉडल से 4 घंटे पहले बिजली गिरने की वार्निंग दी थी। इधर एक्सपर्ट्स का कहना है कि 20 दिन से भीषण गर्मी थी, पारा 40 डिग्री के ऊपर था। अचानक मौसम पलटा और लो प्रेशर एरिया बनने से हवा और बारिश शुरू हो गई। एक और ज्यादा नमी और दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर गर्मी थी। इससे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। रेडार में 3 ओर से स्ट्रॉन्ग सिस्टम था। थंडरस्टॉर्म के दौरान लोग पहाड़ी पर थे और मोबाइल यूज करते थे, इसलिए इंटर क्लाउड बादल और जमीन के बीच तेज हवा ने कंडक्टर का काम किया और बिजली गिरी। वहीं मौसम विभाग आकाशीय बिजली गिरने की वार्निंग जारी करने से पहले कई तरह के फोरकास्टिंग मॉड्यूल यूज करता है। इसके लिए विभाग ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम और यूनिफाइड मॉडल के साथ लोकल कंडीशन के आधार पर वर्टिकल डायरेक्शन में विंड पैटर्न का प्रोफाइल यानी कि हवा की स्पीड, दिशा, तापमान का पता लगाकर ये तय करता है कि बिजली गिरने की संभावना है या फिर कितनी है। हालांकि इस घटना से पहले मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था। हालांकि इस पूरी कवायद में 4 घंटे पहले मौसम विभाग ने अलर्ट तो जारी किया। हमारे इस खास बुलेटिन आपड़ो शहरी हलचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। और अधिक खबरों के ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान। आप देख रहे हैं अतुल्य राजस्थान, राज और समाज की खरी आवाज।